नमस्कार दोस्तों, मैं यहाँ पेंशन, सैलरी, डीए, आपकी मासिक आमदनी और आम आदमी पर असर डालने वाले हर फैसले को बिल्कुल साफ और सीधे शब्दों में समझते हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि कोई ज़रूरी अपडेट आपसे मिस न हो। आज फरवरी 14, 2026 है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, 18 महीने का डीए एरियर आखिर कब मिलेगा? ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सिर्फ एक मांग नहीं है, ये उन महीनों का बकाया है जब महंगाई लगातार बढ़ती रही, लेकिन डीए का एरियर रोक दिया गया। कई बार सरकार ने संसद में ये कहा कि 18 महीने का डीए एरियर देना संभव नहीं है। तर्क दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के बाद सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ गया, राजकोषीय घाटे की स्थिति कठिन हो गई और संसाधनों पर दबाव के कारण भुगतान रोकना पड़ा। लेकिन आज आम कर्मचारी और पेंशनर के मन में ये भी सवाल है कि जब हालात बदलते हैं तो फैसले क्यों नहीं बदलते? महंगाई के बीच अगर किसी परिवार के 18 महीने का बकाया रोका जाता है तो वो पैसा सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से कटता है। किसी के लिए ये बच्चों की पढ़ाई का खर्च है, किसी के लिए घर की किश्त, किसी के लिए इलाज और दवाइयाँ, और पेंशनर्स के लिए तो ये और ज्यादा संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि पेंशन एक तय आय है और खर्च हर महीने बढ़ते जाते हैं। इसलिए डीए और डीआर को सिर्फ अतिरिक्त लाभ कहकर टाल देना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति हर महीने बजट बनाकर चलता है उसके लिए यह सवाल जीवन स्तर का सवाल बन जाता है। अब इसी बीच एक बड़ा कानूनी संकेत सामने आया है जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीद बढ़ाता है। ये संकेत पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए डीआर बकाया से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों और निर्देशों से आता है। इस केस की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें अदालत ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनर्स का कानूनी अधिकार है। साथ ही अदालत ने यह भी माना कि केवल आर्थिक तंगी या वित्तीय बोझ का तर्क देकर लंबे समय तक बकाया रोकना उचित नहीं ठहराया जा सकता। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सरकारें सालों से यही बहाना बनाकर डीए डीआर का भुगतान टालती रही हैं। पश्चिम बंगाल के मामले में बकाया की अवधि 2008 से 2019 तक बताई जाती रही। मतलब ये कोई 1-2 महीने का मामला नहीं बल्कि लंबा बकाया था। अदालत ने ये रेखांकित किया कि डीए कोई बोनस नहीं है, न ही ये कोई अतिरिक्त तोहफा है। ये महंगाई के असर से कर्मचारी और पेंशनर को बचाने का एक जरिया है ताकि न्यूनतम जीवन स्तर बना रहे। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि जब अदालत कहती है कि डीए जीवन स्तर बनाए रखने का माध्यम है तो इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि इसे रोकना लोगों के जीवन पर असर डालता है और इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अदालत ने इस मुद्दे के तकनीकी पहलू पर भी बात की। जब डीए को नियमों के अनुसार तय कर दिया जाता है और उसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे मानकों से जोड़कर परिभाषित किया जाता है तो बाद में सिर्फ कार्यालय ज्ञापन या प्रशासनिक आदेश से गणना के तरीके को मनमाने ढंग से बदला नहीं जा सकता और न ही भुगतान रोककर लंबे समय तक मामला लटकाया जा सकता है। अदालत का संकेत ये है कि कर्मचारी की सेवा शर्तों में जो अधिकार शामिल हैं उन्हें सिर्फ तर्कों से कमजोर नहीं किया जा सकता। इस मामले में भुगतान की प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप से लागू कराने के लिए समिति गठन की चर्चा भी सामने आई। एक समिति का उद्देश्य यही होता है कि सरकार ये न कह सके कि भुगतान में जटिलताएं हैं, फंड मैनेजमेंट मुश्किल है या एक प्रक्रिया तय नहीं हो पा रही। समिति बनाई जाती है ताकि बकाया राशि का निर्धारण, भुगतान का शेड्यूल और किश्तों में भुगतान की रूपरेखा तय हो सके। चर्चा में यह भी आया कि पेंडिंग डीए का 25% भुगतान करने के लिए निर्देश दिए गए और समय सीमाएं बताई गईं कि कब तक राशि और शेड्यूल तय होना चाहिए और कब तक पहली किश्त जारी की जानी चाहिए। यहाँ एक और बात कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत जरूरी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जो कर्मचारी इस अवधि में रिटायर हो गए वे भी बकाया पाने के हकदार हैं, यानी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अलग करके नहीं देखा जाएगा। ये बात केंद्र के पेंशनर्स के संदर्भ में भी बहुत मायने रखती है क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर सिर्फ वर्तमान कर्मचारियों का मुद्दा नहीं है, ये पेंशन भोगियों से भी जुड़ा है। कई पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, स्वास्थ्य संबंधी खर्च ज्यादा है और जिनके लिए बकाया राशि किसी बड़ी राहत की तरह हो सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये फैसला या इस तरह का कानूनी दृष्टिकोण केंद्र सरकार पर भी लागू हो सकता है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो हर मामला अपने नियमों और तथ्यों पर चलता है, लेकिन सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत यह है कि डीए डीआर को अदालत ने कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार की तरह देखा, न कि सरकार की मर्जी से मिलने वाली सुविधा की तरह। यही सिद्धांत यदि केंद्र 18 क्रुएश महीने के डीए एरियर के मामले में मजबूत दस्तावेजों और नियमों के साथ रखा जाए तो सरकार के वित्तीय दबाव वाले तर्क पर भी कानूनी जांच हो सकती है। और यही वो रास्ता है जिसकी चर्चा कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स एसोसिएशन के बीच बार बार होती है।
कि सुप्रीम कोर्ट में यदि मामला मजबूती से रखा जाए तो भुगतान के लिए दिशा निर्देश और समय सीमा निकल सकती है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सच्चाई भी है। अदालत में मामला तभी मजबूत बनता है जब याचिका सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि नियम, अधिसूचना, सेवा शर्तें और अधिकार के आधार पर तैयार होती है। संसद में दिए गए जवाब, सरकार की तरफ से जारी पत्र, डीए रोकने की निर्णय की पृष्ठभूमि और डीएडीआर को सेवा शर्तों में शामिल करने वाले नियम, ये सब मिलकर केस की रीढ़ बनते हैं। तभी अदालत ये तय कर पाती है कि रोकने का निर्णय कितना उचित था और भुगतान के लिए क्या निर्देश दिए जा सकते हैं। अब इस मुद्दे को हम जिंदगी से जोड़कर देखें। 18 महीने का बकाया किसी के लिए एक साथ बड़ी रकम हो सकता है, किसी के लिए वो रकम धीरे धीरे उधार चुकाने में मदद कर सकती है, किसी के लिए वो रकम मेडिकल खर्च में राहत दे सकती है। कई पेंशनर्स बताते हैं कि इलाज का खर्च हर साल बढ़ रहा है और ऐसे में बकाया राशि उनके लिए सुरक्षा कवच जैसा बन सकती है। इसीलिए ये केवल एरियर शब्द नहीं है, ये सम्मान और सुरक्षा का सवाल भी है। कर्मचारी ने सेवा दी, देश के सिस्टम को चलाया और उसका हक समय पर मिलना चाहिए, यही मूल भावना है। इसी बीच अन्य राज्यों में भी इसी तरह के बकाये के मुद्दे उठते रहते हैं। कई जगह पेंशनर्स लंबे समय के डीएडीआर बकाया की मांग करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट किसी एक केस में सख्त टिप्पणी करता है तो उसका असर मनोबल पर पड़ता है और बाकी जगह के कर्मचारी भी अधिक मजबूती से मांग रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर राज्य या केंद्र में तुरंत वही आदेश लागू हो जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि कानूनी दृष्टिकोण मजबूत होता है और ना वित्तीय तंगी की दलील को चुनौती देने का आधार बनता है। अब एक सवाल और, सरकारें भुगतान रोकती क्यों हैं? कई बार सरकारें ये मानकर चलती हैं कि कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय तक इंतजार करेंगे, दबाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और समय के साथ मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन जब मुद्दा व्यापक होता है और लोग लगातार सवाल पूछते हैं तो सरकारों पर दबाव पड़ता है। दबाव सिर्फ कोर्ट से नहीं आता, दबाव जागरूकता से आता है, सही जानकारी से आता है और एकजुटता से आता है। इसीलिए सही और साफ जानकारी का प्रसार जरूरी है ताकि लोग भ्रम में न रहें, अफवाहों के पीछे न भागें और तथ्यों के आधार पर अपनी मांग रख सकें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि 18 महीने के डीए एरियर से जुड़ी हर नई अपडेट, हर नई सुनवाई, हर नई जानकारी सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से आपको मिले, तो रिपोर्ट हब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और फिर बाद में कहते हैं कि अपडेट मिस हो गई। आप ऐसा मत होने दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ऑन रखिए। अब इस मुद्दे में आगे क्या हो सकता है? संभावनाएं साफ हैं। या तो सरकार खुद कोई भुगतान योजना घोषित करे, जैसे कि किस्तों में भुगतान या कोई चरणबद्ध रोड मैप, या फिर ये मामला कानूनी दिशा में आगे बढ़े और सुप्रीम कोर्ट या अन्य अदालतों में सुनवाई के जरिए कोई दिशा निर्देश आए। तीसरा रास्ता ये भी हो सकता है कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच किसी स्तर पर बातचीत हो और समझौते का रास्ता निकले। लेकिन इन तीनों स्थितियों में एक बात कॉमन है, दबाव और जागरूकता। बिना दबाव के कोई रोड मैप जल्दी नहीं आता और बिना सही जानकारी के दबाव सही दिशा में नहीं बनता। यही कारण है आपको हर अपडेट समय पर मिलना जरूरी है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, रिपोर्ट हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को अपने साथी कर्मचारियों, पेंशनर मित्रों और परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए। जितने ज्यादा लोग सही जानकारी जानेंगे, उतनी ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पाएंगे। अब पश्चिम बंगाल वाले केस से एक और सीख भी मिलती है। अदालत जब भुगतान का शेड्यूल तय कराने के लिए समिति बनाती है तो ये सरकार को